नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे तितलीच खास व्यक्ती आहा ते म्हळ्यार भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सर. स्वागत है सर. सबसे पहले गोवा आपके लिए नया नहीं है, गोवा वालों के लिए आप नए नहीं है. इस बार का क्या प्रयोजन है, व्हाट इज द फोकस एरिया एंड हाउ आर यू लुकिंग एट? जो मैरिटाइम स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर 13 है और हम लोग अभी सागरमाला करके एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके साथ साथ शिपिंग इंडस्ट्री को, पोर्ट्स को, इनलैंड वाटरवेज को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ नए नए निर्णय कर रहे हैं. उन राज्यों के भी कुछ प्रश्न हैं. तो आज सभी राज्यों का जो सब लोग यहाँ आए थे, उनकी समस्याओं के प्रश्नों की चर्चा हुई और नई विजन क्या होगी हमारे सेक्टर की, उसकी चर्चा हुई. ये मीटिंग साल में एक बार होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है. तो हमने निर्णय किया कि अब ये 6 महीने के बाद होगी, ताकि जो राज्य इसमें काम कर रहे हैं उनके प्रश्नों को, एक प्रकार से लोक न्यायालय, लोक अदालत टाइप है कि राज्य अपने सवाल करें और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट लोग रहते हैं उस पर निर्णय करें. तो उससे हमारे विकास के कार्यक्रमों को गति मिलेगी. एक जो बात है, जो योर मेजर थ्रस्ट हैज ऑलवेज बीन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. यू वांट टू डेवलप मोर पोर्ट्स आल्सो. Considering that in view and with the land acquisition bill ordinance and the tangle, how are you looking at it? Are you throwing the ball completely in the court of states and saying that you deal with it and it is not possible to deal at the central level? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इस देश को रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था चाहिए. दूसरी बात, रोजगार केवल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे और गोवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए. रोजगार गांवों तक, देहातों तक जाना चाहिए. तो हमने लैंड एक्विजिशन पर निर्णय करते समय हमारे देश की गरीबी कैसे दूर हो, रोजगार कैसे निर्माण हो, उसके आधार पर कुछ सुधार किए थे. हमारे देश में 80% लैंड जो एक्विजिशन होता है वो केवल सिंचाई के लिए होते हैं, डैम और तालाब के लिए होता है. अब मुझे एक बताइए कि ये इतना डैम है 2000 एकड़ में और इसका पानी 2 लाख एकड़ खेती में मिलेगा. तो जो डैम जिनके ज़मीन पर बनेगा उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो वो 80% लोग कंसेंट कैसे देंगे? और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट के कारण तो ये और डिले हो जाएगा. तो 80% लैंड ये पानी के लिए. आज देखो, आज स्थिति महाराष्ट्र में, मैं कल औरंगाबाद था, मुख्यमंत्री ने मीटिंग लिया, पानी का अभी कट चालू हो रहा है क्योंकि बरसात कम है. हमारे देश में जितनी बरसात होती है उसमें 70% पानी समुद्र में बह जाता है. 15 से 20% पानी जो है वो तालाब और डैम में जाता है और 15 से 20% का कॉन्जर्वेशन होता है और 70% समुद्र में जाता है. हम ये मुहिम चला रहे हैं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलते हुए पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ. और जहां हमारे एक घंटा केवल इलेक्ट्रिक मोटर पंप चलता है, वहां का वाटर स्टोरेज हमने बढ़ाना चाहिए. और वाटर स्टोरेज बढ़ाने की जो बात है वो आज हमारे लिए सबसे आवश्यक है. और इसलिए मुझे बताइए कि आज हमारे देश में क्या किसानों के खेत को पानी नहीं मिलना चाहिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव में जाने वाला रोड है, गांव में जाने में पीने के पानी की टंकी है, गांव की स्कूल है, गांव का अस्पताल है. क्या इसके लिए जगह एक्वायर नहीं करनी चाहिए? ट्रांसफार्मर के लिए जगह एक्वायर नहीं करनी चाहिए? और हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, क्या जिस गांव की लोक संख्या 1000-1500, उस गाँव में नई इंडस्ट्री शुरू नहीं होनी चाहिए? अगर वहाँ गन्ना होता है तो शुगर फैक्ट्री आएगी, कपास होता तो टेक्सटाइल मिल आएगी, टमाटर होगा तो जूस की फैक्ट्री आएगी, संतरा होगा तो जूस की फैक्ट्री आएगी. तो वहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा. आज उनको सब मुंबई में जाना पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ता है, वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है. एक समय देश में 80% पॉपुलेशन गांव में रहती थी, 62% पे आई. और ये 28% पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन हुआ है, उनको शहर में रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है. क्या उनके गाँव में उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? डिफेंस के लिए हमको एयरपोर्ट बनाना है, आज कश्मीर में बनाना है, पाकिस्तान की सीमा में. तो कंसेंट क्लॉज लगाया और वो बोलेंगे नहीं बना, तो क्या नहीं बनाएंगे? मिसाइल रखना है तो नहीं रखेंगे? आप मुझे बताओ, हमने तय किया गरीबों के लिए घर बनाएंगे. अब घर क्या हवा में बनेंगे? आज 2022 तक देश के गरीबों को घर तो लैंड लगेगी, और लैंड लगेगी तो ऐसा कि कोई खुशी से थोड़ी देने वाला है. तो आखिर हम उसका भी पुनर्वसन करेंगे, उनको अच्छे रेट देंगे. इसलिए हमने ये तय किया कि हम लोग ये पुराने यूपीए सरकार में 1-2 एंड 1-4 लैंड एक्विजिशन का मुआवजा देने की बात थी, कॉम्पेंसेशन की बात थी. हमने अप टू निकाल दिया और इनटू किया, 1:2, 1:4. यानी रूरल एरिया में ज़मीन की जो कीमत निकलेगी उससे 4 गुना रेट मिलेगा और अर्बन एरिया में 2 गुना मिलेगा. और हर ज़मीन जिसके एक परिवार को नौकरी मिलेगी.
अब इतना अच्छा करने के बाद भी जो पार्टी और जो नेता जिनको अवसर मिला, जिन्होंने देश का बैंड बाजा बजा दिया, और 1947 से लेकर आज 68 साल में जिनको सबसे ज़्यादा 55-58 साल राज करने का मौका मिला, जिन्होंने गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ाई, जो देश का विकास नहीं कर सके, अब उनको लगता है कि हम नहीं कर सके तो इनके हाथ से कैसे हो, और इसलिए इसको पॉलिटिकलाइज करके अब आगे कैसे जाए? मतलब आपने कहा था, आज भी आपने अपनी पत्रकार परिषद में कहा था कि वी आर लीविंग इट टू द स्टेट्स टू सॉर्ट इट आउट। ऑलरेडी मैं जब मंत्री था तो तब सभी स्टेट ने मुझे रिप्रेजेंट किया था, तब कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों ने लिखे थे पत्र, और इसके बदलाव चाहते हैं। अब जिनको विकास चाहिए वो उनका कॉन्करेंट लिस्ट में है, 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, तो हमने अभी राज्यों को अधिकार है, और राज्य में ऑलरेडी तमिलनाडु में जयललिता जी ने, झारखंड में रघुवीर दास जी ने, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने, हरियाणा में मनोहर लाल खक्कर जी ने अपने कानून बदल दिए, शिवराज सिंह चौहान ने अभी सबने अपने नियम बनाए, तो अब वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जिस क्षेत्र को विकास चाहिए वो कानून बदले, जिनको नहीं चाहिए वो जयराम रमेश और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में अपने स्टेट का विकास रोक कर बैठे रहे, तो वो जिम्मेदार रहेंगे, हमें कोई अड़चन नहीं उसमें। अब आपने कहा कि हमको अगर आप पॉलिटिकलाइज करके राज्यसभा में विरोधी कर रहे हो, लेट इट गो इनटू द कोर्ट ऑफ स्टेट, वो देखते रहेंगे। इस बार भी जब पार्लियामेंट वॉश आउट हुआ तो द होल टोन ऑफ कांग्रेस वाज कि आप भी यही कर रहे थे जब आप विपक्ष में थे, और आज हम जब ये कर रहे हैं तो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप किस नजर से देखते हैं? इज इट कमिंग डाउन टू माय स्कैम वर्सेस योर स्कैम, और इज इट कमिंग डाउन टू माय प्रोटेस्ट वर्सेस योर प्रोटेस्ट? पहली बात, स्कैम और प्रोटेस्ट वाली बात नहीं है। हमारे समय हमने ये किया था, तब राजा के बारे में उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के बाद जो बातें बाहर आई 2G स्पेक्ट्रम में, वो लोगों के सामने आई। कोलगेट में CAG ने 80,000 करोड़ का रिपोर्ट निकाला था, तब उसके ऊपर आज वो सिद्ध हुआ कि घोटाला हुआ था। जो हमने गेम्स किए थे उसके आधार पर जो घोटाले बाहर है उसके ऊपर हमने सबसे वो रोका था। ये जिन बातों पर करते वो बेसलेस हैं। शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले को बाहर निकाला है, न वो आरोपी है, न कहीं FIR है, न उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट है, न वो दोषी है। उल्टा इन्होंने स्कैम को वापस किया, तो बोलते इनको रिजाइन करने के लिए बोलो। वसुंधरा राजे के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं, ऑलरेडी जो पैसे ललित मोदी ने उनके लड़के को दिए थे वो सब इनकम टैक्स एंट्री में आए, फेरा के क्लियरेंसेस से कर्जा लिया और कर्जे पर ब्याज दिया है। उसमें ना कोई FIR है, ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई दोष है, इनके राज में दिए हुए हैं, तब इन्होंने उसके ऊपर तो कोई इंक्वायरी निकली नहीं, ना कोई गलत है, पूरा जस्टिफाइड है। और सुषमा जी के केस पर तो कोई है ही नहीं है। उन्होंने जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके पत्नी को कैंसर होता है और उसको पत्नी को मिलने के लिए ट्रीटमेंट के समय ऑपरेशन में जाना, डॉक्टर कहते हैं कि इसका ज़िंदगी अब कठिन है, तब उसको मिलने के लिए जाना, तो उन्होंने इतना ही कहा कि मानवीय आधार पर उसको आप वीसा दे सकते तो दो। मुझे बताइए, ललित मोदी पर जब UPA सरकार थी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? कुछ कार्रवाई नहीं की। और इसके लिए सुषमा जी के ऊपर झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तीनों केसेस बेसलेस है, न करप्शन है, न FIR है, न कोई रिपोर्ट है, केवल झूठी बात, ड्रामा करके झूठी बातों करना। अगर मैं ये समझ सकता कि समझो हमारे में से किसी के पीछे CAG का रिपोर्ट है जिसमें दोषी है, भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं FIR दर्ज हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। इस माहौल में बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, और आपने कहा था कि बिहार इलेक्शन विल आल्सो बी अ रेफरेंडम ऑन दिस गवर्नमेंट। हाउ स्ट्रांगली डू यू बिलीव इट, एंड डू यू फील दैट यू नीड टू पुट इन अ सेपरेट स्ट्रेटजी इन प्लेस फॉर हर राज्यों के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, इश्यूज अलग होते हैं, नेता अलग होते हैं, वहाँ के लोगों की सोच अलग होती है, और मैं नहीं मानता कि हर चुनाव ऐसा रेफरेंडम में करके कंसिडर करना चाहिए। अभी केरल और बंगाल आएंगे तो हमारे वहाँ अभी तो हमारा प्रेजेंस ही नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते वहाँ, और इसलिए बिहार के चुनाव का कोई रेफरेंडम ये मानता नहीं। पर एक बात आपको बताता हूँ, जातीयवाद और सांप्रदायिकता की जो राजनीति थी और जो अल्पसंख्यक समाज के मन में डर पैदा करना, फियर, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भाजपा के बारे में, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और वो माइनॉरिटी को यही कहती कि देखो नरेंद्र मोदी आ रहा है, आपको कटवा देगा, आपको पाकिस्तान भिजवा देगा, आपके धंधे चौपट करा देगा, आपको बर्बाद कर देगा, ये एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है, एंटी दलित है, एंटी ट्राइबल है, एंटी पुअर है, और बचना है तो हमको वोट दो। ये जो वोट बैंक के राजनीति के लिए लोगों को जहर, सांप्रदायिकता और जातीयता के राज में घुलने का जो काम था, उसमें जनता ऊपर उठी है।
और इसीलिए पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि अब ये राजनीति जो बिहार के नेता है, जो रीजनल पार्टी है, नीतीश कुमार जी है, लालू जी है, ये एक दूसरे के दुश्मन थे। इनके दोनों पार्टी में आपस में लोग बैठते ना, इसी स्थिति केवल नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए ये शेडो सेकुलरिस्ट है। इनका क्या है कि जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो यादव और मुस्लिम को एक करके सांप्रदायिकता का जहर गोल गोल के राजनीति करते हैं, वो प्रोग्रेसिव हो गए, वो सेकुलर हो गए। सर वन राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि यू शुड बी क्रेडिटेड फॉर द जनरेशनल शिफ्ट विद इन द बीजेपी। और मुझे याद है जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तब आपने एक अलग दृष्टिकोण, प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण लाया था। एंड नाउ इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट दैट द पार्टी इज टॉकिंग अबाउट। Is this unofficially the end of Hindutva agenda or hardline Hindutva within the ये BJP? तो तुम्हारे मीडिया के माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के चर्चा का विषय है कि इनको हिंदुत्व मालूम नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ मालूम नहीं। हिंदुत्व ये कम्युनल शब्द नहीं है। आप जब ईरान में जाओगे, इजिप्ट में जाओगे तो आपको हिंदुस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान में जाएंगे तो हिंदुस्तानी कहते हैं। हम किसी मजहब, हिंदुत्व ये भारतीयत्व है। और जो जो भारत को मानते हैं, हिंदुस्तान को मानते हैं, उनकी उपासना पद्धति कोई भी हो, सब भारतीय, सब हिंदू है। हिंदू इज़ ए ब्रॉड कंसेप्ट। ये जो लेफ्टिस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तैयार हुई जो मीडिया के लोग हैं, इन्होंने हिंदुत्व को कम्युनल और जातिवादी बनाकर इसके बारे में गलत अर्थ लगाया। तो पहली बात, हिंदुत्व ये राष्ट्रवाद का आत्मा है और इसको छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। न हम मुस्लिम विरोध में है, न क्रिश्चियन विरोध में है। हम लोग सबको संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो हम किसी को अलग मानते नहीं और हमारे कोई काम में जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं मानते। सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये हमारी कटिबद्धता है और इसलिए ये कोई विषय नहीं है। रही बात, मैं आपको बताता हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 47 के बाद इस देश में 3 विचारों की चलती रही। एक था समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। उसमें से नेहरू जी ने रशियन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल को स्वीकार किया और 68 साल के बाद ये ध्यान में आया कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ी और धनवान और गरीबों के बीच में जो रेशा थी वो कम होने के बजाय बढ़ गई। इसका मतलब ये मॉडल फेल हो गया। समाजवादी देशों में समाजवादी मॉडल फेल हो गया। अब कम्युनिस्ट विचारधारा रशिया में खत्म हो गई। चाइना ने तो अभी डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज कर दिया, केवल लाल झंडा बाकी है, बाकी सब छोड़ दिया। वो बुदापेस्ट में, हंगेरी में सभी कम्युनिस्ट नेता लेनिन से लेकर मार्क्स तक सबके प्रतिमाएं उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में रखी है, क्योंकि लोग अब कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोध में हुए हैं। और जो लिबरल इकोनॉमी के रूप में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने लाई, वो भी फेल हुई है। हम जो अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करे, ये सही में विवाद का विषय है। हम लोग राष्ट्रवाद के आधार पर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, नेशनलिज्म और अंत्योदय का सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर हिंदुओं को जिस भाव मिलता है, उसमें मुसलमान और क्रिश्चियन को उसी भाव मिलता है। पेट्रोल के भाव वही होते हैं। रोजगार अगर इंडस्ट्री गोवा में खड़े, क्या हम ये कह सकते हैं कि द जनरेशनल शिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपकी जनरेशन से भाजपा में शुरू हुआ है, वहाँ पे यू हैव बीन सक्सेसफुल टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म? देखिए, हम कोई गैप फैप को कम नहीं कर रहे हैं। हमारे अपनी खुद की इंडिविजुअल सोच है। स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद, ये हमारा आत्मा है। और द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो केंद्र बिंदु है। उसकी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, रोजगार की निर्मित कैसे हो और गरीब को सुसह्य करने वाली अर्थव्यवस्था कैसी हो, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग हो और उसके साथ साथ नॉलेज एज ए पावर, उसका कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये बात करके हमारी जो भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत के आधार पर जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जो वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति है, वैल्यू बेस्ड सोशल सिस्टम है, जिसमें वैल्यूज यानी हम एक, जैसे हमारे यहाँ